हेलो स्टूडेंट्स, अर्पण इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे फिजिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर सरफेस टेंशन। इसको हम हिंदी में पृष्ठ तनाव के नाम से भी जानते हैं और ये हमारा जो फ्लूइड मैकेनिक्स है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पार्ट होगा यहाँ पे। तो इसमें देखिए हमारा एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो देखिए सरफेस टेंशन हमारा जो होता है इसमें हम यहाँ पे देखेंगे कि सरफेस टेंशन क्या होता है, क्यों ये अप्लाई होता है और किस पर्टिकुलर ज्योमेट्री में या किसी स्ट्रक्चर में कितना हमारा सरफेस टेंशन रहता है। लेकिन उससे पहले हमको इसके बेसिक के बारे में जानना पड़ेगा कि सरफेस टेंशन हमारा जो आता है वो क्यों आता है, इसका रीज़न क्या होता है। तो इसके पहले देखिए सबसे पहले आपको ये समझना है कि व्हाट इज़ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, क्योंकि हमारा सरफेस टेंशन कहीं ना कहीं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स से रिलेटेड टर्म होता है। तो इसके लिए आपको पहले इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन एक्टिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर नोन एज इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। मतलब कोई भी हमारा अगर देखेंगे दो मॉलिक्यूल के बीच में या तो अट्रैक्शन फोर्स आप देखेंगे लगता है या फिर रिपल्सन फोर्स यहाँ पे लगेगा। तो ये हमारा जो भी फोर्स होता है हम इसको क्या बोलते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स हम यहाँ पे बोलेंगे। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि द नेचर ऑफ द इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है। तो हमारा जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होता है इसका नेचर हमारा कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। अब ये हमारा जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होता है ये अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली टू कैटेगरी में इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब कौन कौन सी कैटेगरी होती है, देखिए फर्स्ट हमारी कैटेगरी आती है जिसको हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। फर्स्ट हमारा जो होता है उसको हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। और अगर मैं बात करूंगा कि सेकंड हमारा कौन सा फोर्स आता है तो ये हमारा होता है एडहेसिव फोर्स, ठीक है। तो एक हमारा होता है कोहेसिव फोर्स और एक हमारा होता है एडहेसिव फोर्स। अब ये दोनों क्या चीज़ होते हैं इनके बारे में आइए थोड़ा सा यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले अगर मैं कोहेसिव फोर्स की बात करूंगा तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ कोहेसन, ठीक है। मतलब कि अगर आपके सामने कोई भी यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट रखूँ तो किसी सिमिलर सब्सटेंस के जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में हमारा जो भी यहाँ पे फोर्स लगता है वो हमारा कह सकते हैं कि कोहेसिव फोर्स कहलाता है। और इसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और जानेंगे कि दिस फोर्स इज लेसर देन इन लिक्विड्स एंड लीस्ट इन गैसेज। मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे लिक्विड्स में ये फोर्स हमारा कम होता है और गैसेज में तो हमारा बहुत कम माना जाता है। जबकि अगर मैं बात करूँगा कि एडहेसिव फोर्स देखिए क्या होता है, तो एडहेसिव फोर्स में आप देखेंगे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंस इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ एडहेसिव। इसमें हम देखेंगे कि जो भी हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, किसी अदर सब्सटेंस के हमारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ कोहेसिव और एडहेसिव का क्या मीनिंग है। क्योंकि आपको यहाँ पे मैं ये समझाना चाहूँगा कि कई बार क्या होता है, सपोज हमारे पास एक बीकर है। अब आपको पता है बीकर भी किसी न किसी मटेरियल से या सब्सटेंस से मिलकर बना है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा गिलास, ये गिलास से मिलकर बना हो सकता है या फिर कोई मेटल का बनना हो सकता है। और अगर आपने इसमें कोई लिक्विड को फिल कर दिया, तो सपोज यहाँ पे आपने किसी लिक्विड को फिल कर दिया है तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि यहाँ पे एक लिक्विड फिल किया गया है तो लिक्विड के भी हमारे क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। तो एक तो हमारे गिलास के मॉलिक्यूल्स हो गए, दूसरे हमारे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हो गए। तो अब ये हमारे दोनों अलग अलग सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स हैं जिसकी वजह से क्या होगा, इनके बीच में जो भी फोर्स लगेगा हम उसको क्या बोलेंगे, देखिए उसको हम बोलेंगे एडहेसिव फोर्स, ठीक है। तो अब यहाँ तक आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि यहाँ कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स क्या होते हैं। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं मेन टॉपिक पे जो कि हमारा है सरफेस टेंशन। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि व्हाट इज सरफेस टेंशन। तो सबसे पहले अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँ तो इसकी डेफिनेशन हमारी इस तरीके से आपको लिखना है कि द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड, ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड ड्यू टू विच इट्स फ्री सरफेस ट्राइज टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया, ठीक है। यानी कि आपको ये याद रखना है कि कोई भी लिक्विड हमारा होता है तो हर एक लिक्विड में एक प्रॉपर्टी होती है, खासतौर पे जो ओपन सरफेस होती है जो कि खुला होता है पार्ट, उसको एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने एरिया को या सरफेस एरिया को हमेशा मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। ये जो भी हमारी प्रॉपर्टी होती है कहीं ना कहीं क्या होती है, सरफेस टेंशन यहाँ पे कहलाती है, ठीक है।
तो आई होप आपने यहाँ पे समझ लिया होगा कि कोई भी सपोज, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि मैं अगर यहाँ पे कोई बीकर लेता हूँ और इस बीकर में मैंने क्या किया, अगर यहाँ पे मैंने वाटर को फिल किया हुआ है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो वाटर है इसमें फिल किया गया, तो इसकी देखिए ऊपर की जो ये देखिए ये, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो भी ये वाटर फिल होगा ये पूरे के पूरे एरिया में, ऊपर का पूरा आप एरिया देख सकते हैं किस तरीके से, जैसा हमारा बॉटल का बीकर का शेप होगा इसको पूरा का पूरा कवर कर लेगा सर्कुलर फॉर्म में। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, उसका एरिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात ये आती है कि ये हमारा जो है ये ओपन है पूरी तरीके से एयर के कांटेक्ट में है, तो इसमें एक्चुअली क्या होता है, सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑलवेज अपने एरिया को मिनिमाइज करने की ये कोशिश करता है। अब ये मिनिमाइज कैसे करेगा, तो देखिए इसकी ऊपर की जो लेयर है ऑलवेज क्या होती है, टेंशन में होती है। ये ऑलवेज टेंशन में होती है, किस तरीके से टेंशन में होगी, कि ये जो ऊपर की लेयर ये ऑलवेज स्ट्रेच्ड, यानी कि कह सकते हैं कि पूरी तरीके से स्ट्रेच्ड हमारी रहती है और इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरीके से काम करती है। जैसे आपने देखा होगा कि कभी भी एग को अगर आपने यहाँ पे देखा होगा ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, तो उसका एक कहीं ना कहीं एक लेयर होती है, मेम्ब्रेन होती है। उसी तरीके से आप कह सकते हैं कि यहाँ पे भी लिक्विड का जो ऊपर का लेयर है वो कहीं ना कहीं टेंशन में रहेगा, बिल्कुल, क्योंकि वो एयर के कांटेक्ट में कुछ भी होगा डिस्टर्बेंस वहीं सबसे पहले होता है। तो वो जो हमारा एयर के कांटेक्ट में होगा वो ऑलवेज टेंशन में होगा, जो कि एक इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेगा, और इसी को हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। अब कैसे हम कैलकुलेट करें, वैसे तो कि देखिए इमेजिनरी है, तो आप क्या करेंगे, जहाँ पे आपका जो भी लेयर है उस पर इमेजिनरी की लाइन ड्रॉ करेंगे। सपोज मैंने यहाँ पे उस पर्टिकुलर सरफेस में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया है, तो इस लाइन में जितने मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि इस लाइन में जितने भी हमारे मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपके मॉलिक्यूल्स, जैसे मैंने एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया इमेजिनरी लाइन, इस लाइन में जो हमारे वाटर के ऊपर के जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे ये पूरी तरीके से टेंशन में रहेंगे, तो यानी कि ये लगातार कभी ऊपर कभी नीचे इस तरीके से क्या होंगे, ये लगातार मूव करते रहेंगे, ठीक है, इन पे फोर्स लगेगा। तो ये देखिए जो फोर्स लग रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरी की पूरी लाइन में जितने भी हमारे मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं इन सब पे फोर्स लग रहा है। तो इस तरीके से अगर कहा जाए कि हमारा सरफेस टेंशन कैसे कैलकुलेट करना होता है, तो ये हम टी से डिनोट करते हैं, और टी इज इक्वल टू होता है एफ डिवाइडेड बाय एल। ये देखिए अभी एफ क्या है, एफ हमारा जानते हैं कि ये हमारे फोर्स है एक्टिंग ऑन वन साइड ऑफ इमेजिनरी लाइन, ठीक है, कि हमारा यहाँ पे जो फोर्स है किसी एक साइड में, या तो ऊपर मान लीजिए या फिर नीचे मान लीजिए, तो हमारा एक साइड में कितना फोर्स लग रहा है वो हमारा फोर्स होता है, और ये जो एल होती है, एल हमारी क्या है, ये लेंथ होती है। तो इस फॉर्मूले से हम किसी भी तरीके के सरफेस टेंशन को हम यहाँ पे डिनोट करते हैं। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। और अगर मैं यहाँ पे इसके यूनिट की बात करूँगा कि इसकी यूनिट हमारी क्या होती है, तो आप जैसे जानते हैं फोर्स अपॉन लेंथ की यहाँ बात हो रही है, तो इसका जो यूनिट होगा वो आप जानते हैं कि यहाँ पे न्यूटन पर मीटर, और ये हमारा जो यूनिट है वो एस आई सिस्टम में आपको दिया हुआ है कि एस आई सिस्टम में हमारा ये यूनिट होगा। और अगर मैं बात करूँगा कि सी जी एस सिस्टम में, तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे सी जी एस सिस्टम में, तो आपको यहाँ पे पता है कि न्यूटन को हम किस में कंसीडर करते हैं, तो डाइन में, तो यहाँ पे आप लिखेंगे डाइन, और यहाँ पे मीटर को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, तो सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे डाइन पर सेंटीमीटर यहाँ पे आप यूज़ करेंगे, ओके। और अगर बात किया जाए कि इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है, तो डायमेंशनल फार्मूला जिसे क्या होगा, तो आपको पता है कि डायमेंशनल फार्मूला हमारा जो फोर्स का होता है, डायमेंशनल फार्मूला, तो यहाँ पे फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला आप जानते हैं कि एम एल टी की पावर -2 होता है, और यहाँ पे लेंथ यानी कि इसका हमारा डायमेंशनल फार्मूला एल होता है, तो एल से एल कहीं ना कहीं कैंसिल आउट हो जाएगा। और फाइनली आप देखेंगे कि हमारा जो सरफेस टेंशन होता है इसका जो डायमेंशन होता है वो कहीं ना कहीं आपको क्या मिलेगा, एम टी टू द पावर -2, ये हमारा होता है सरफेस टेंशन के डायमेंशनल फॉर्मूला। तो आई होप आपको इतना बात समझ में आ गया होगा। और इसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा कि ये जो हमारा क्वांटिटी है किस तरीके की क्वांटिटी है सरफेस टेंशन, तो याद रखिएगा कि ये हमारी कहीं ना कहीं हमारी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, ये हमारी स्केलर क्वांटिटी, क्यों, क्योंकि इसकी जो भी हमारा फोर्स है ये कहीं ना कहीं स्पेसिफाइड नहीं है, क्योंकि ये ऊपर भी लग सकता है नीचे भी लग सकता है, ये ऑल डायरेक्शंस में यहाँ पे लगेगा, जिसकी वजह से हमारा ये पूरी की पूरी जो लेयर्स होती है वो पूरी पूरी वाइब्रेट करती रहती है, इसलिए मानेंगे कि हमारा जो भी क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी यहाँ पे मानी जाती है। तो इतना आपको चीज़ें याद रखनी है फिलहाल अभी कि हाँ सरफेस टेंशन में आपको क्या क्या यूनिट होती है, क्या डायमेंशनल फॉर्मूला है, ये स्केलर क्वांटिटी, और ये होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है।
और अगर मैं बात करूँ एग्जांपल की, तो आपको देखा होगा कि आप जब कभी भी रेन अगर होती है, तो रेन आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो आपको दिखाई पड़ेगा कि जो रेन हमारी होती है इसका जो साइज़ होता है वो कैसा होता है, वो स्फेरिकल होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एयर, हमारी जो रेन की ड्रॉप्स होती है वो कहीं ना कहीं एयर के कांटेक्ट में होती है। मतलब उसकी पूरी की पूरी ड्रॉप में आप देखेंगे कि सरफेस टेंशन जनरेट हो जाता है। अगर सरफेस टेंशन जनरेट हो जाता है तो कहीं ना कहीं हमारी जो ड्रॉप होती है वो क्या काम करेगी, वो अपने एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगी। और आप जानते हैं कि जो सबसे मिनिमम एरिया होता है वो कहीं ना कहीं स्फीयर का होता है। तो अगर सबसे कम हमारा जो एरिया होता है वो स्फीयर का होता है, तो इसीलिए हमारी जो भी रेन ड्रॉप है वो कहीं ना कहीं क्या होती है, स्फेरिकल साइज़ की होती है, खासतौर पे स्मॉल ड्रॉप्स। हाँ, बड़ी ड्रॉप हमारी क्या होती है, कुछ वेट की वजह से थोड़ा सा टिल्ट हो जाती है, अदरवाइज उसका भी शेप कैसा माना जाता है, वो भी हम कह सकते हैं कि स्फेरिकल शेप में हमारी उसका भी साइज़ हो सकता है। तो ये हमारा रहा सरफेस टेंशन के बारे में। अब आइए इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो सरफेस टेंशन होता है इसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया। अभी ये देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसको अफेक्ट कर सकते हैं हमारे सरफेस टेंशन को। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन। तो इसमें मैं सबसे पहले बात करूंगा कि टेम्परेचर की, कि हमारा जो टेम्परेचर होता है इसका हमारा क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे सरफेस टेंशन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर मैं बात करूंगा कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है सरफेस टेंशन के ऊपर, तो आप यहाँ पे आपको याद रखना है कि द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस, ठीक है, विद राइज ऑफ टेम्परेचर। यानी कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, अगर आपने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया किसी भी लिक्विड का, तो याद रखिएगा उसका जो सरफेस टेंशन होता है, वो सरफेस टेंशन हमारा क्या होता है, ऑलवेज डिक्रीज करता है। ठीक है, वो हमारा डिक्रीज करेगा किसका, लिक्विड का। और अगर मैं बात करूंगा कि ये जीरो कब होता है, क्योंकि लगातार कम होता जाएगा तो कभी ना कभी जीरो हो जाएगा। तो जीरो कब होता है कि उसके बॉइलिंग पॉइंट पे, ठीक है, जो भी उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा उस पर्टिकुलर लिक्विड का, उस बॉइलिंग पॉइंट पे हमारा सरफेस टेंशन कहीं ना कहीं जीरो हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूंगा वाटर की, तो वाटर का आप जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट हमारा 100 डिग्री सेल्सियस होता है एट सी लेवल। तो आप देखेंगे कि उसका भी हमारा जो भी यहाँ पे सरफेस टेंशन है वो 100 डिग्री पे उसका सरफेस टेंशन जीरो हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर उसको मैं क्रिटिकल टेम्परेचर पे लेके आऊँ तो वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे रीज़न होता है कि हमारा, क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो भी हमारे इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है लिक्विड का, वो कहीं ना कहीं गैस के बराबर हो जाता है। और ऐसे में हमारा जो भी लिक्विड है काफ़ी जल्दी से हमारा एक्सपेंड कर जाता है कि बिना किसी रुकावट के। तो इसलिए यहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर पे हम ये मानते हैं कि हमारा जो भी यहाँ पे सरफेस टेंशन पूरी तरीके से ख़त्म होता है। और अगर यहाँ पे बात रही कि बॉइलिंग पॉइंट पे हमारा जो भी सरफेस टेंशन होता है वो तो जीरो होता है, बट यहाँ पे अगर स्मॉल टेम्परेचर की अगर बात करते हैं कि छोटा सा अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज किया तो उसमें कितना चेंजेस आएगा, तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना है कि फॉर स्मॉल टेम्परेचर दैट इज, यहाँ पे सरफेस टेंशन एट टी डिग्री सेल्सियस के लिए यहाँ पे याद रखेंगे टी नॉट। और यहाँ पे फॉर्मूला आएगा 1 - अल्फा टी। यहाँ पे माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ हमारा जो भी सरफेस टेंशन है वो कहीं ना कहीं क्या होता है, वो डिक्रीज होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको पता है कि व्हाट इज टी स्मॉल टी, तो आप लिखेंगे कि टेम्परेचर एट टी डिग्री सेल्सियस, सॉरी सरफेस टेंशन एट टी डिग्री सेल्सियस। और अगर मैं बात करूँगा कि टी जीरो क्या चीज़ है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सरफेस टेंशन एट 0 डिग्री सेल्सियस, हमारे 0 डिग्री सेल्सियस पे। व्हाट इज अल्फा, तो अल्फा आप यहाँ पे देखेंगे कि अल्फा हमारा यहाँ पे है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सरफेस टेंशन। सो दिस इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट। अल्फा इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये आपको बताएगा पर्टिकुलर लिक्विड के बारे में कि किस प्रकार के लिक्विड में कितना हमारा यहाँ पे टेम्परेचर का इफेक्ट यहाँ पे पड़ता है। तो ये हमारा रहा सबसे इंपॉर्टेंट कि हाँ हमारा जो सरफेस टेंशन। अब यहाँ पे आपको चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि सरफेस टेंशन जितना ज़्यादा होगा उसका मतलब क्या है कि उतना वो अपना एरिया को मिनिमाइज़ करेगा, उतना छोटा बनने की कोशिश करेगा। और उसका रिवर्स ये है कि जितना आपने सरफेस टेंशन कम कर लिया, ठीक है, जितना आपने सरफेस टेंशन कम कर लिया उसका मतलब ये है कि उतना वो अपना एरिया मिनिमाइज नहीं कर पाएगा, मतलब दूर दूर या कह सकते हैं वो एक्सपेंड करेगा। ठीक है, कि जितना हमारा सरफेस टेंशन कम होगा उतना उसका जो एरिया है वो कहीं ना कहीं उतना एक्सपेंड करेगा, दूर दूर तक जाएगा। अब इसका कहाँ यूज़ करते हैं वो आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले बात आती है कि कई अगर आपसे पूछा जाए कि हॉट सूप टेस्ट, ठीक है, बेटर देन द कोल्ड सूप, यानी कि अगर आपसे मैं बात करूँ कि अगर आपको कोल्ड सूप दिया जाए और हॉट सूप दिया जाए तो आप किसको प्रेफर करेंगे, तो जाहिर सी बात है आप यहाँ पे
हॉट सूप को ही प्रेफर करेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप उसको पीते हैं तो आपको टेस्टी लगता है। क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर हमारे कोल्ड सूप से ज़्यादा होता है, और ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, उसका सरफेस टेंशन कहीं ना कहीं कम होता है। और अगर सरफेस टेंशन हमारा कम हुआ तो वो हमारे पूरे मुंह में बहुत अच्छी तरीके से घुल जाता है, फैल जाता है, और हमको वो काफ़ी टेस्टी लगता है। तो यही इसका रीज़न होता है। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि हमारा टेम्परेचर का डिफरेंस कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर हमारा इम्प्यूरिटी, कई बार क्या होता है किसी किसी लिक्विड में हमारी इम्प्यूरिटीज़ यहाँ पे ऐड कर दी जाती हैं। तो अगर मैं बात करूँगा कि इम्प्यूरिटीज़ का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो देखिए इम्प्यूरिटी हमारी बेसिकली दो तरीके की हो सकती हैं। अगर किसी लिक्विड में आपने ऐसी कोई इम्प्यूरिटी यहाँ पे मिला दिया जो पूरी तरीके से सॉल्यूबल है, पूरी तरीके से उसमें घुल जाती है, एक उस तरीके की हमारी इम्प्योरिटी होती है, और एक हमारी इम्प्योरिटी होती है जो कि सोल्यूबल नहीं होती है, जो कि उसमें आपको दिखाई देगी। ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है कि सरफेस टेंशन हमारा डिपेंड करता है कि किस तरीके का है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर कोई भी हमारा यहाँ पे जो इम्प्योरिटी है वो पूरी तरीके से सोल्यूबल है, अगर पूरी तरीके से वो सोल्यूबल है, तो ऐसे में हमारा वो सरफेस टेंशन क्या करती है, इंक्रीज करा देती है। यानी कि हमारा कह सकते हैं सरफेस टेंशन ऐसे में हमारा इंक्रीज हो जाता है, सरफेस टेंशन विल इंक्रीज। अब इसका एग्जाम्पल अगर मैं दे के आपको बताऊं तो आप यहाँ पे देखेंगे, इसका एग्जाम्पल में मैं अगर बात करूं कि शुगर, अगर मैं शुगर की यहाँ पे बात करता हूँ या फिर अगर मैं सॉल्ट की बात करता हूँ, तो आप देखेंगे कि शुगर और सॉल्ट दोनों ही क्या है, हमारे वाटर में सोल्यूबल हैं। अगर ये वाटर में सोल्यूबल हैं, इसका मीनिंग ये हुआ कि जैसे ही वाटर में आप इसको मिलाएंगे ये पूरी तरीके से सोल्यूबल हो जाएगा, और वाटर के जो सरफेस टेंशन को ही बढ़ा देगा। यानी कि वो अपना जो उसका सरफेस टेंशन होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, और वो अपने सरफेस एरिया को क्या करेगा, मिनिमाइज करने की वो कोशिश करेगा। तो ये हमारा होता है क्या, सोल्यूबल, जहाँ पे आपको सरफेस टेंशन इंक्रीज करा देता है। और अगर मैं बात करूँगा दूसरा जो कि नॉन सोल्यूबल होते हैं, जो पूरी तरीके से नहीं घुल पाते हैं, या फिर कह सकते हैं बिल्कुल भी नहीं हमारे घुल पाते हैं। तो नॉन देखिए सोल्यूबल अगर यहाँ पे मैं बात करूँगा तो इसमें आपका क्या होता है, उसका रिवर्स होगा। यानी कि सरफेस टेंशन जो भी हमारा होता है वो कहीं ना कहीं क्या होगा, वो कम हो जाएगा, यानी कि विल डिक्रीज। तो हमारा जो सरफेस टेंशन होता है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज कर जाएगा, और डिक्रीज करने का मतलब आप समझते हैं कि उसका जो भी सरफेस एरिया होगा वो मिनिमाइज की बजाय क्या होगा, वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि उसका एरिया मिनिमाइज नहीं होगा, बल्कि वो दूर दूर तक वो फैलने की कोशिश करेगा। और अगर ऐसा हुआ, वो दूर दूर तक फैलने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो काफ़ी बड़े एरिया तक वो कवर कर सकता है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि हम कभी भी, आपको अगर मैं एग्जांपल से इसको समझाना चाहूँ तो आपने देखा होगा कि अगर मैं डिटर्जेंट का यूज़ करूँ, ठीक है, अगर मैं डिटर्जेंट का मैं इस्तेमाल करूँ, तो आप देखेंगे कि कभी भी कपड़े वॉश करने के लिए आप देखते हैं कि ज़्यादातर क्या किया जाता है, डिटर्जेंट के घोल को वाटर में मिक्स किया जाता है। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो डिटर्जेंट होता है वो हमारे वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है। तो हमारा जो डिटर्जेंट है वो हमारे वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है, और इस वजह से क्या होता है कि वो वाटर के सरफेस टेंशन को कहीं ना कहीं क्या कर देता है, कम कर देता है। और वाटर के सरफेस टेंशन को अगर वो कम कर देता है तो हमारा जो भी वाटर का घोल है, जो कि डिटर्जेंट मिलाने के बाद बना था, वो हमारे कपड़ों के कोने कोने तक, दूर दूर तक बहुत अच्छे से वो फैल जाता है, और हमारे जो कपड़े होते हैं वो बहुत अच्छे से वॉश हो जाते हैं। तो एक तो आपको ये ध्यान देना है कि हाँ, डिटर्जेंट मिलाने से हमारा सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा, और उससे हमारे कपड़े या हमारे जो भी क्लॉथ होते हैं बहुत आसानी से अच्छे से वॉश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सरफेस टेंशन हमारा डिक्रीज हो जाता है। दूसरा आपको ये भी काम कर सकते हैं, अगर डिटर्जेंट नहीं होता है, उसके अलावा मैंने पहले वाले में बताया फैक्टर्स में कि टेम्परेचर, आपको अगर कपड़े वॉश करना है तो आप अपने वाटर को, कोल्ड जो वाटर या नॉर्मल जो वाटर था उसको गर्म कर लीजिए। गर्म करने से भी आपको पता है कि हमारा सरफेस टेंशन क्या होता है, वो कम हो जाता है, और उससे भी हमारे क्या होंगे, कपड़े पहले से जल्दी और साफ यहाँ पे धुल जाते हैं। तो ये हमारे रहे फैक्टर्स जो कि हमारे सरफेस टेंशन को कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं। तो आपने टेम्परेचर का इफेक्ट देखा, इम्प्योरिटी का इफेक्ट देखा, और इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो यहाँ पे आपके सामने लेके आएंगे उसमें आपको इसके बारे में बताएंगे कि सरफेस टेंशन जो हमारी डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्री होती है उनमें कैसे निकालते हैं, सरफेस एनर्जी क्या होती है, और हमारे एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।